Okay, so today we are getting started with our machine learning. So first of all, I would like to tell you what exactly a machine learning is. What do you mean by machine learning? So यहाँ पर एक है ना मैंने definition लिखी हुई है. Machine learning is a concept which allows the machine to learn from examples and experience. ये सबसे common definition है आपके machine learning की. And that too without being explicitly programmed. अब ये जो मैंने पहली स्टेटमेंट बोली है इसका क्या मतलब है? सो इंस्टेड ऑफ यू राइटिंग द कोड व्हाट यू डू इज यू फीड डेटा टू द जेनरिक एल्गोरिथम एंड दैट एल्गोरिथम या लेट्स से दैट मशीन बिल्ड द लॉजिक बेस्ड ऑन द गिवन डेटा. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर मशीन लर्निंग इज. यहाँ पर आपको कोड लिखने की नीड नहीं है. आपकी जो मशीन है वो जो प्रीवियस डेटा या लेट्स से जो भी आप डेटा फीड करोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपकी प्रेडिक्शंस या आपके पैटर्न्स वगैरह फाइंड आउट करेगी. ओके, सो लेट अस से यहाँ पर एक मैंने कॉमन एग्जांपल दिया हुआ है मशीन लर्निंग का. ये आप सबने बहुत बार फेस भी किया होगा. तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि हैव यू एवर शॉप्ड ऑनलाइन? सो व्हाइल चेकिंग फॉर अ प्रोडक्ट डिड यू नोटिस व्हेन इट इज रिकमेंड फॉर अ प्रोडक्ट सिमिलर टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? आप इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है आपका अमेजन या फ्लिपकार्ट. आप वहाँ पर जाके कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो और आपको रिकमेंडेशंस आनी स्टार्ट हो जाए. ओके, or did you notice the person bought this product also bought this combination of product? आप एक बार लैपटॉप परचेज करो नीचे आपके रिकमेंडेशन आ जाएगी कि यहाँ पर ये वायरलेस माउस वगैरह भी इसके साथ परचेज किया गया या ये जो स्पीकर है ये सबसे ज़्यादा इसके साथ परचेज किया गया है. सो लेट्स से हाउ आर दे डूइंग दिस रिकमेंडेशन? दिस इज एग्जैक्टली योर मशीन लर्निंग. इसका यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैंने लिया मशीन लर्निंग का फाइनेंस कंपनी का. So did you ever get a call from any bank or finance company asking you to take a loan or an insurance policy? What do you think? Do they call everyone? यहाँ पर ऐसा नहीं होता. No, they call only a few selected customer who they think will purchase their product. Okay, and how do they select? This is called as target marketing and can be applied using clustering. And this is also an example of your machine learning. तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके मशीन लर्निंग के. अब मशीन लर्निंग की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? वो ऑफिशियल डेफिनेशन आई थी 1959 में बाय आर्थर. ठीक है, सो देयर इज अ पर्सन नेम्ड एज आर्थर सैमुअल, एन अमेरिकन पायोनियर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर गेमिंग, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इनके अकॉर्डिंग मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम. ये इनकी डेफिनेशन है मशीन लर्निंग की. ये वही डेफिनेशन है जो अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को ऊपर बताई थी. ठीक है, तो मशीन लर्निंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया भी है. लेट्स से अब बात करते हैं उनके बारे में जिनके बारे में शायद आपको ना पता कि मशीन लर्निंग वर्क किस तरीके से करती है. क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग. ओके, तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है मशीन लर्निंग से रिलेटेड, that it is an application of artificial intelligence that provides system the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. ये डेफिनेशन आपको बार बार हर जगह मिलेगी मशीन लर्निंग. लेट्स अब समझते हैं कि हाउ डज मशीन लर्निंग एग्जैक्टली वर्क, कि मशीन लर्निंग वर्क किस तरीके से करती है, क्योंकि यही अप्रोच आप लोग भी फॉलो करने वाले हो अभी जो हम आने वाले टाइम पे जो भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे. सो मशीन लर्निंग इज ट्रेन्ड यूजिंग अ ट्रेनिंग डेटा सेट टू क्रिएट अ मॉडल. आपके पास एक डेटा सेट होगा, हम उस डेटा सेट की क्या करते हैं, लेट्स से ट्रेनिंग कराते हैं. वो ट्रेनिंग किस तरीके से होती है अभी हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझेंगे. व्हेन न्यू इनपुट डेटा इज इंट्रोड्यूस्ड टू द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, इट मेक्स प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडल. इन सिंपल टर्म, the prediction is evaluated for accuracy, and if the accuracy is acceptable, the machine learning algorithm is deployed, and if the accuracy is not acceptable, the machine learning algorithm is trained again and again with an augmented training data set. तो आप तब तक अपने डेटा सेट की ट्रेनिंग कराते रहोगे जब तक आपके पास एक एक्यूरेसी नहीं आ जाती. ओके, एक्यूरेसी ना आने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं. पहला कारण होता है डेटा के अंदर एनोमलीज, कि कुछ फील्ड्स हैं जो मिसिंग है या न्यूमेरिक फील्ड्स की जगह कहीं पर आपको स्ट्रिंग वैल्यूज मिल रही है. तो ये सब होती है कोरिलेशन की, दो वेरिएबल आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है. तो ये सारी एनोमलीज हमको हटानी पड़ती है
while working with machine learning algorithm. ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है समझना टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. तो बेसिकली मशीन लर्निंग की सिर्फ 3 कैटेगरीज है. एक होती है आपकी सुपरवाइज्ड लर्निंग, उसका मतलब होता है ट्रेनिंग, आपको अपने डेटा सेट की ट्रेनिंग करानी पड़ती है. इसके बाद आता है आपके पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, आई एम सेल्फ सफिशिएंट इन लर्निंग, और एक और आती है आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग, माई लाइफ माई रूल्स. ये इनके एग्जैक्टली एक लेमन टर्म में डेफिनेशन है. अब इनको डिटेल में समझते हैं कि सुपरवाइज का मतलब क्या होता है, अनसुपरवाइज का मतलब क्या होता है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का क्या मतलब है. सो वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद अवर सुपरवाइज्ड लर्निंग. तो यहाँ पर ये एक मैंने डायग्राम भी है जो इस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा. सुपरवाइज के अंदर जो आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे रिग्रेशन टेक्निक का, लीनियर हम पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम पढ़ेंगे. वी आल्सो बी लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन ट्री, जब आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं. रैंडम फॉरेस्ट और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स भी पढ़ेंगे, केएनएन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बाइस और एसवीएम. ये सारा आपके करिकुलम में है. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका लीनियर रिग्रेशन. ओके, जब हम आ जाएंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में तब आप पढ़ोगे क्लस्टरिंग के बारे में, जिसके अंदर हमें पढ़ेंगे के मीन्स क्लस्टरिंग, के मीन्स क्लस्टरिंग. इसके बाद हम कुछ एसोसिएशन के रूल्स पढ़ेंगे, एप्रियोरी, एफपी ग्रोथ, और फिर कुछ है हिडन मार्कऑफ मॉडल. ओके, जिनको एप्रियोरी के बारे में नहीं पता ये मैं आपको बता देता हूँ. आप लोगों ने बहुत बार शॉपिंग करी होगी. ये एप्रियोरी एल्गोरिथम आपका ये बताती है कि इफ यूजर इज गोइंग टू परचेज प्रोडक्ट एक्स, लेट्स से यूजर ने प्रोडक्ट परचेज किया एक्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाई वाले प्रोडक्ट को भी परचेज करेगा ही करेगा. जैसे आपका ब्रेड एंड बटर है, ब्रेड बटर और मिल्क हो गए, ये ऐसे कुछ आइटम्स हैं जो यूजर एक साथ परचेज करते हैं. तो ये पैटर्न्स फाइंड आउट करती है आपकी एप्रियोरी एल्गोरिथम. रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपके करिकुलम में नहीं है, बट आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग. ठीक है, हाँ CNN वगैरह है उसको, बट इसका एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल है, हार क्लास के डिटेल में नहीं है. ठीक है, तो यू विल जस्ट गोइंग टू गेट एन ओवरव्यू और लेट्स से ग्लिम्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका सुपरवाइज लर्निंग से. ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग. या आपसे एक एमसीक्यू भी आ सकता है कि अगर मैंने आपको बोला कि नेव वाइज, तो ये सुपरवाइज लर्निंग कैटेगरी के अंदर आती है अनसुपरवाइज. ठीक है, सो सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है, बहुत आसान है सुपरवाइज लर्निंग को समझना. सुपरवाइज लर्निंग इज द वन वेयर यू कैन कंसिडर द लर्निंग इज गाइडेड बाय अ टीचर. ओके, इसका सबसे सिंपल टर्म में डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है. It is that type of learning where you can consider that the learning is guided by the teacher. Okay, we have a data set which acts as a teacher and its role is to train the model or the machine. आपके पास एक डेटा सेट होगा, वो डेटा सेट आपके लिए वर्क करेगा एज अ टीचर का. ठीक है, और वो आपके मशीन को ट्रेन करेगा, एक से गाइड करेगा. Once the model gets trained, it can start making prediction or decision when new data is given to it. ये प्रेडिक्शन अभी हम करके भी देखेंगे जो आज का हमारा डेमो है. ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच बोथ द इनपुट एंड द डिजायर्ड आउटपुट डेटा आर प्रोवाइडेड. ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है. तो आपके पास एक इनपुट डेटा भी होगा और आपके पास उस इनपुट डेटा का क्या आउटपुट आ रहा है वो भी होगा. ये so it is a type of machine learning that enables the model to predict future outcomes after they are trained based on past data. तो यहाँ पर जो हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे वो हम करेंगे कि पास्ट डेटा क्या था, जैसे क्या इनपुट था, क्या आउटपुट आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैं नया इनपुट दूंगा और नया आउटपुट मेरे को मिलेगा. ठीक है, सो टू ट्रेन द मॉडल फर्स्ट अ सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स आर फेड टू इट. तो जब भी आपको अपना कोई भी मॉडल ट्रेन करना होगा, सबसे पहले आप उसको अपना डेटा सेट दोगे जिसके अंदर आपका इनपुट होगा और आपका आउटपुट होगा. So for example, let's say you want your model to be able to recognize a car from given data. Let's say मैंने आपको बोला कि that you are supposed to write a machine learning algorithm that will going to recognize a car. तो let us say इससे क्या क्या डेटा रहेंगे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. ये so here training is done by providing a set of inputs and output that help the system understand what are the essential features that define a car. तो जो भी आप डेटा सेट सप्लाई करोगे उसके अंदर लेट्स से टायर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, हेडलाइट की इन्फॉर्मेशन होगी, स्टीयरिंग व्हील की इन्फॉर्मेशन होगी. तो इस डेटा सेट को एनालाइज करके
जब भी मैं कोई नया इनपुट दूंगा तो मेरा डेटा सेट रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये कार है या नहीं। कैसे? वो चेक करेगा कि अगर उसके अंदर टायर, हेडलाइट, बम्पर या लेट्स से रियर मिरर या अगर ये कुछ आता है तो दैट मीन दिस इज अ कार। ठीक है। So let's say when the new data is fed to the model is in a position to recognize a car. अब यहाँ पर ये रियल एप्लीकेशन है आपके सुपरवाइज्ड लर्निंग की जो जीमेल यूज करता है। ठीक है। यहाँ पर क्या एग्जांपल है? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट व्हिच मेल्स कैन बी मार्क्ड एज अ स्पैम एंड नॉट स्पैम। आपका जीमेल किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास जो मेल है वो स्पैम है या नहीं है, वो करता है सुपरवाइज्ड लर्निंग की हेल्प के थ्रू। Okay, so an email spam filter will be fed with 1000 possibly millions of email. आपने क्या किया होगा कि Gmail को एक है ना thousands of input दिए होंगे कि ये मेरे spam mail होते हैं और ये मेरे spam mail नहीं होते। इसके अकॉर्डिंग वो अपनी एक एल्गोरिथम जनरेट करेगा और इजीली फिगर आउट कर लेगा कि कौन सा आपका मेल स्पैम है और कौन सा आपका मेल स्पैम नहीं है। इसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं रिग्रेशन। वो अभी आप समझ जाओगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि रिग्रेशन टेक्निक किस तरीके से हमारे डेटा को ट्रेन करती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ योर सुपरवाइज्ड लर्निंग जीमेल का, कि वो चेक करती है कि वेदर अ मेल इज अ स्पैम और नॉट अ स्पैम। अब इसके बाद आपकी जो कैटेगरी आती है वो आती है आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि लेटेस्ट से इट इज वेयर यू ओनली हैव इनपुट डेटा एक्स एंड नो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वेरिएबल। आपके पास एक इनपुट डेटा होगा बट आपके पास उसका आउटपुट वेरिएबल नहीं होगा। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमको करनी पड़ती है क्लस्टरिंग टेक्निक का यूज। इसका एक एग्जांपल भी है, लेट्स से ये रहा। सपोज वी हैव इमेजेस ऑफ एप्पल्स, बनानास एंड मैंगोज टू द मॉडल। सो व्हाट इट डज, बेस्ड ऑन सम पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप, इट क्रिएट क्लस्टर एंड डिवाइड द डेटा सेट इनटू क्लस्टर। हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करेगी? इट विल सेपरेट ऑल द एप्पल फ्रॉम द मैंगोज, ऑल द मैंगोज फ्रॉम बनानास। ये कर देगी, ये अपने आप करती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। कैसे करती है? ये चेक करती है कि क्या पैटर्न है, क्या रिलेशनशिप है आपके इन वेरिएबल्स। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी ये उनकी कुछ कैटेगरीज बना देती है विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर। ये भी अभी हम करके देखेंगे कि कैसे क्लस्टर आपके ऑटोमेटिकली बनते हैं। ठीक है, लेट अस से यहाँ पर इसका मैं अगर एग्जांपल भी आपको बताता हूँ। लेट से आपको एक मैंने इमेज दी हुई है हैविंग बोथ डॉग्स एंड कैट। मान के चलो कि हमारे ये कि डेटा सेट है और इस डेटा सेट पे लेट से आपको परफॉर्म करनी है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैसे होगी? लेट से मशीन को कोई आइडिया नहीं होगा अबाउट द फीचर ऑफ डॉग्स एंड कैट, सो वी कैन नॉट कैटेगराइज इट इन डॉग्स एंड कैट, बट इट कैन कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज, पैटर्न्स एंड डिफरेंसेस। ये आपको मैं इसका एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा हार कास्केट का, जिसके अंदर आप अपने फेस को डिटेक्ट करेंगे कि कैसे मैं इसको इनपुट दूंगा, वो कैसे मेरे को आउटपुट देगा। इनपुट मैं क्या दूंगा? बस मैं अपना चेहरा उसके आगे लगा दूंगा, कैमरे के आगे। आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट मेरे पास ये आएगा कि ये फेस है या नहीं है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? आपके पास एक इनपुट डेटा तो होता है बट आपके पास आउटपुट वेरिएबल नहीं होता। ये होती है आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आप दो कैटेगरीज के बारे में बात करोगे। एक होता है आपका एसोसिएशन और एक होता है आपका क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? A clustering problem is where you want to discover the inherent grouping in the data, such as grouping customer by their purchasing behavior. ये हो जाती है आपकी क्लस्टरिंग। एसोसिएशन में क्या होता है कि where you want to discover rule that describe large portion of your data, such as people that buy X also will going to purchase Y. ये आ जाती है आपकी एसोसिएशंस। इसके अंदर आप एक एल्गोरिथम भी पढ़ोगे, एसोसिएशन रूल माइनिंग, ARM। चलिए, अब इसके बाद आ जाती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसका आपके करिकुलम में सिर्फ ग्लिम्स है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ओके, इसके अंदर ना कोई एल्गोरिथम होती है, इसके अंदर एक होता है सॉफ्टवेयर एजेंट। ओके, आप उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग करा रहे हैं। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग एग्जैक्टली है क्या। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग that trains algorithm using a system of reward and punishment। यहाँ पर ये दो टेक्निक यूज होती है आपकी रिवॉर्ड की और आपके पनिशमेंट की। एक सॉफ्टवेयर एजेंट होता है जो आपका टास्क परफॉर्म करता है। सो अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम और एजेंट
learns by interacting with its environment. The agent receives reward by performing correctly and penalties by performing incorrectly. इसका मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दूंगा अभी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का. The agent learns without intervention from a human by maximizing its reward and minimizing its penalty. ठीक है. अब लेटेस्ट से आपने यहाँ पर कितनों ने इस गेम के बारे में सुना हुआ है, गो और चेस के बारे में, या IBM के चेस गेम के बारे में सुना हुआ है. विश्वनाथन को भी वो उसने कई बार हरा है, ठीक है ना, गैरी को भी बहुत बार हरा है. तो लेटेस्ट से IBM ने क्या ना गेम बनाई हुई है चेस की, उसको अभी तक कोई डिफीट नहीं कर पाया. तो वो मशीन लर्निंग की गेमिंग है रिगार्डिंग टू योर चेस. उससे विश्वनाथन का भी एक बार कराया गया था मैच, और जो गेरी है टॉप मोस्ट चेस के प्लेयर वर्ल्ड के, उनका भी टेस्ट करा था. 7 बार वो हारे थे, उससे 7 मैच का राउंड हुआ था और वो 7 बार हारे थे. तो वो IBM की है. आप यहाँ पर एक बार चेक भी कर सकते हो क्रोम पे जाके. हाँ, मैं एक बार एग्जैक्टली नाम मेरे को याद नहीं आ रहा. ये है आपका IBM का. मैं एक बार बस ये लिख लेता हूँ आपका IBM चेस गेम. और वो अभी की गेम नहीं है, बहुत पुरानी गेम है. हाँ, डीप ब्लू. ओके, दिस इज एग्जैक्टली नाम योर डीप ब्लू. ये आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक जीता जाता है एग्जाम्पल है. यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है IBM ने, जिसका नाम दिया हुआ है डीप ब्लू. इन्होंने सॉफ्टवेयर को इतना ट्रेन किया हुआ है कि लेटेस्ट से वो किसी भी वर्ल्ड के चेस चैंपियन को कम्पीट कर सकता है, और आज तक इसका अभी कोई डिफीट नहीं कर पाया. तो ये एग्जांपल होता है आपके रीइंफोर्समेंट लर्निंग का. अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये कैसे सीखता है, अपनी गलतियों से ये सीखता है कि लेट्स से ये मूव गलत है तो नेक्स्ट टाइम वो इस वाले मूव को परफॉर्म नहीं करेगा. तो इन सब टाइप की कैटेगरीज आपकी आ जाती हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर. तो सुपरवाइज लर्निंग क्या, जहाँ पर हमारे पास एक इनपुट डेटा होगा और आउटपुट डेटा भी होगा. अनसुपरवाइज लर्निंग जब आपके पास सिर्फ इनपुट डेटा होगा. और रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो अलग ही लेवल की आ जाती है. ये एग्जैक्टली आ जाती है आपकी डीप लर्निंग और AI. ठीक है, तो आज का डेमो हम स्टार्ट करते हैं. अवर टुडेज डेमो इज सुपरवाइज लर्निंग रिग्रेशन. ये हमारा आज का डेमो रहेगा, सुपरवाइज लर्निंग रिग्रेशन. ओके, तो इसमें करना क्या, लेट मी शो यू. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में आपको ना ये रिग्रेशन बार बार सुनने को मिलेगा. ठीक है, चाहे वो लीनियर रिग्रेशन हो, चाहे वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, चाहे वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो. तो ये टर्म रिग्रेशन क्या होती है, लेट में पहले इसके बारे में मैं बात करता हूँ. सो लेट्स से बिफोर वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन आवर टॉपिक लीनियर रिग्रेशन, लेट्स फर्स्ट नो व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेशन. रिग्रेशन का क्या मतलब होता है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल वे टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपको. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा यूजिंग आवर डेटा सेट, जो अभी हम डेटा सेट वर्क करने वाले हैं. ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल आप कैसे लोगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कैसे लोगे. तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का. लेट अस से इट इज अ लीनियर मॉडल. ये जो आपका लीनियर रिग्रेशन, ये क्या है, एक लीनियर मॉडल है. It is a model that assumes a linear relationship between the input variable x and the single output variable y. So whenever you want to find out the relationship between variables, you can make a use of this linear regression. ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, it assumes a linear relationship between the input variable x and the single output variable y. More specifically, that y can be calculated from a linear combination of the input variable x. ये इसकी डेफिनेशन है, बट अभी आपको इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ना देखें. ठीक है, तो लेट अस से वी आर गोइंग टू परफॉर्म सुपरवाइज लर्निंग. और जो हम पहली रिग्रेशन टेक्निक आज समझेंगे वो है आपकी लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, इसके लिए जो आप एक डेटा सेट यूज़ करोगे वो आप यूज़ करोगे स्टूडेंट टेस्ट ग्रेड प्रेडिक्शन. जो आपका डेटा सेट रहेगा, वो डेटा सेट आपको मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा. बहुत छोटी सी एक CSV की फाइल है. अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके का आपको एक डेटा सेट मिलेगा, ग्रेड अंडरस्कोर सेट अंडरस्कोर 1 करके. इस डेटा सेट के अंदर एग्जैक्टली है क्या, इफ आई ओपन दिस, तो यहाँ पर ये आपका डेटा सेट है. आवर्स अंडरस्कोर स्टडी, टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड, स्टूडेंट का स्टेटस और स्टूडेंट का रिजल्ट.
कि अगर कोई स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ रहा है तो उसका ग्रेड आ रहा है 57 और उसका स्टेटस क्या आ रहा है फेल, और उसको आप ग्रेड क्या दे रहे हो डी। कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन है। इस वाले डेटा सेट को हम ट्रेन करेंगे अपनी प्रेडिक्शन करने के लिए। प्रेडिक्शन हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैं इस डेटा सेट को ट्रेन करूंगा इसके बाद मैं यूजर से इनपुट लूंगा कि आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़े, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे उसका ग्रेड। तो यहाँ पर ये सुपरवाइज लर्निंग क्यों है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इनपुट भी है और मेरे पास यहाँ पर आउटपुट भी है। मेरे पास इनपुट है आवर्स अंडरस्कोर स्टडीड और मेरे पास आउटपुट है टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड। ठीक है, कोई भी मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट आप जब भी सॉल्व करेंगे उसके ना कुछ स्टेजेस होते हैं, तो हम भी जो सॉल्व करेंगे वो हम स्टेजेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो मेक श्योर कि आप सभी के पास ये डेटा सेट होना चाहिए। और स्टार्ट करते हैं लेट्स से अवर सुपरवाइज लर्निंग लीनियर रिग्रेशन के साथ। तो यहाँ पर करना क्या है कि मैंने एक नया नोटबुक फाइल बनाई है। आप इस नोटबुक फाइल को एक बार रीनेम कर देना लीनियर रिग्रेशन। आप एक जुपिटर नोटबुक में एक नई फाइल बना लो। इसको लेट्स से मैं एक बार रीनेम कर देता हूँ लीनियर रिग्रेशन 1। मैं इसका एक बार नाम देता हूँ आपका लीनियर रिग्रेशन 1। ठीक है, तो वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद अवर लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पर लेट्स से हम बात करेंगे आपके लीनियर रिग्रेशन की। ये एक बेसिक प्रोजेक्ट होगा जिससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स कवर अप हो जाएंगे, और वो वाले डाउट्स कवर अप होंगे जो आपको मशीन लर्निंग में बार बार सुनने को मिलेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, प्रेडिक्शन, ये सब कुछ ऐसे टर्म है जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लेटेस्ट से आप कोई भी मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करते हो तो उसके लिए ना कुछ स्टेजेस होती है। तो पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेज 1। आपकी जो स्टेज 1 होती है इसको बोला जाता है आपका सिलेक्शन ऑफ डेटा। सिलेक्शन ऑफ डेटा, ये लेट्स आप इसको ही बोल सकते हो लोडिंग ऑफ योर डेटा सेट, आप इसको कुछ ही बोल सकते हो। स्टेज 1 का यहाँ पर नेम होता है आपका सिलेक्शन ऑफ डेटा। Here what we have to do is we have to load our data set. डेटा सेट को लोड कराने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी का यूज करूँगा, import pandas as pd. So we are going to make a use of our pandas Python library in order to read our data set. Pandas provide us a function named as read underscore csv. तो उसका मैं यहाँ पर यूज करूँगा। Here I am going to create a variable named as data frame and I am going to make a use of pd dot read underscore csv and just specify the name of your csv. The csv which we are going to use today is student grade set 1. ये आपको आपके रिसोर्सेज सेक्शन में मिल जाएगी, grade underscore set underscore 1. तो मैं एक बार इसका पाथ जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। आई एम स्पेसिफाइंग इट्स पाथ ओवर देयर and you can specify the name of your data set. तो जो मेरे डेटा सेट का नेम है वो है आपका grade underscore set underscore 1 dot csv. Okay, so now I am going to just run this cell so that my data set can be loaded. तो यहाँ पे लेट्स से मैंने अपने डेटा सेट को लोड करा लिया onto a variable named as df. So I'm going to print this df and you can run this cell and you will going to get your data which we are going to analyze today. तो ये हमारा डेटा सेट है hours underscore study test underscore grade status और आपका रिजल्ट। ओके, तो आप इस डेटा सेट को लोड करा लो एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। सो लेट्स से अगर आपको इस डेटा सेट के साथ कुछ एनालाइज करना हो जिसको क्या कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसकी भी स्टेजेस मैंने आपको सारी बता चुकी है। अगर आपको शेप चेक करनी हो ये सब आप कर सकते हो। स्क्रॉल अप करो। सो लेट्स से आफ्टर लोडिंग माय डेटा सेट आप यहाँ पर कुछ ईडीए प्रोसेसेस भी कर सकते हो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन योर डेटा। बट ये डेटा सेट बहुत छोटा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा डेटा सेट होता तो आप df.head, ठीक है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो।
लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू गेट द शेप ऑफ माय डेटा. लेट्स से पहले इसकी देख लेते हैं कि शेप क्या है. व्हाट दिस शेप विल डू, it will going to return the total number of columns and the total number of rows available within your data set. तो जैसे ही मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट कराऊंगा तो यहाँ पर we have 9 columns and 9 rows and 4 columns. Okay, the first one is your row and the second one is your column. Yeah. अब आ जाते हैं स्टेज 2 पे. स्टेज 1 आपकी क्या होती है कि that you have to load your data set, और अब आ जाते हैं स्टेज 2 पे. ठीक है, स्टेज 2 थोड़ी इंपॉर्टेंट है. तो जैसा कि नाम सजेस्ट ऑलरेडी आपको कर रहा है, सुपरवाइजर आपको पता है क्या होता है कि जब भी हम किसी के सुपरविजन के अंदर काम करते हैं, ठीक है, जब भी कोई हमें गाइड करता है कि आपको इसी रास्ते पे जाना है, वी कॉल इट एज सुपरविजन. अनसुपरविजन का मतलब ये है कि वी डोंट हैव अ गाइड अवेलेबल विद अस, यानी हमें आउटकम्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है. Okay. So in simple terms में if we consider, so in this case output is known. Okay, output is known in this case. इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर मशीन है, मान लीजिए आपने यहाँ पे let me just open up Paint so that वहाँ पे थोड़ा बेहतर ड्रॉ कर पाऊंगा मैं. जैसे मान लीजिए ये आपका एक केस है सुपरवाइज्ड लर्निंग का, जिसके अंदर ये हमारा कंप्यूटर मशीन है, जिससे जो भी हमें प्रोसेस करना है मशीन लर्निंग मेथड है, मशीन लर्निंग, एंड दिस इज द केस ऑफ सुपरवाइज. ओके, तो सुपरवाइज में बेस्ट चीज क्या होगी? सबसे पहले तो आपके पास इनपुट अवेलेबल है, ठीक है, वी कॉल दिस सेक्शन एज इनपुट. वी डू हैव एन इनपुट अवेलेबल. मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके बताऊंगा कि क्या होता है, बट लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू द फंडामेंटल्स फर्स्ट सो दैट इट इज टोटली क्लियर इन योर माइंड दैट हाउ इट इज डन. एक ये हो गया इनपुट, और इनपुट के साथ में देन आउटपुट इज ऑलरेडी नोन टू अस. ओके, लेट्स से जब आउटपुट हमें पता है, इन दैट केस व्हाट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग विल डू, इट विल आइडेंटिफाई अ पैटर्न फॉर अस. ओके, वी कॉल इट एज प्रोग्राम और इक्वेशन. सबसे पहले हमें जो मिलती है वो हमें मिलती है इक्वेशन. इट विल बी अ मैथमेटिकल इक्वेशन. ठीक है, आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन को पैटर्न भी कह सकते हैं, एक डिफाइंड पैटर्न जो कि हमने डेटा में से डिस्कवर किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मैथमेटिकल इक्वेशन और पैटर्न के थ्रू हमें हमारा लॉजिक मिल जाता है, बिजनेस लॉजिक, कि किस बेसिस के ऊपर अगर हम इनपुट और लॉजिक को अगर हम लगाएं तो वी आर गोइंग टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट विद सम परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी. इज दैट क्लियर? तो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोग्राम अचीव करना, कि बिजनेस लॉजिक क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, जो कि डेटा हमें बता रहा है, जो डेटा हमें डिफाइन कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ व्हाट विल बी द केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड? सुपरविजन इसलिए था क्योंकि आउटपुट वाज अवेलेबल एंड वी वर क्लियर कि हमें क्या प्रेडिक्ट करना है. ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन जो फॉर्मेट्स हैं, ईदर इट कुड बी कंटीन्यूअस हो सकता है, ठीक है, व्हिच मींस यू कॉल इट एज इट कुड बी अ न्यूमेरिकल आउटपुट, और इट कुड बी अ कैटेगरिकल आउटपुट. और इट कुड बी अ कैटेगरिकल आउटपुट. ओके, ये दो चीजें हो सकती. अब अनसुपरवाइज्ड का क्या मतलब है? अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आपके पास सिर्फ इनपुट होता है. ओके, यू विल ओनली हैव इनपुट एंड देयर विल बी नो आउटपुट अवेलेबल. ओके, you just have the input available and you have to figure out a program. Okay, आपको यहाँ पे प्रोग्राम प्रेडिक्ट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, and we call this as unsupervised because we don't have a dependent variable here. यहाँ पे हमारे पास independent variable होंगे, जिनको हम फैक्टर्स कहते हैं. We don't have independent variables here. All
केस में हमारे पास इंडिपेंडेंट भी होंगे एंड वी विल हैव डिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल। अब ये होता क्या है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, वो मैं आपके एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। इतना लॉजिक आई गेस कंप्लीटली क्लियर है, जो लेक्चर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, लेट्स से, ठीक है। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन का डेटा है जिसमें हम यूजर की एक्टिविटी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके पास सेंसर एक्टिविमीटर सेंसर का डेटा कलेक्शन करके हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब उसके बेसिस पर हमें यूजर की एक्टिविटी प्रेडिक्ट करनी है कि वो एक्चुअली कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। लेट्स से वॉकिंग, टॉकिंग, स्टैंडिंग अप, सिटिंग डाउन, गोइंग डाउन द स्टेयर्स, गोइंग अप टू द स्टेयर्स, रनिंग, बहुत सारी ऐसी हो सकती है, जॉगिंग, वॉकिंग। सो जैसा कि आजकल मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल भी है, एंड्रॉइड का सैमसंग हेल्थ ऐप एंड वेरियस एप्लीकेशन अवेलेबल। तो उसका अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊं जिसमें डिपेंडेंस का आपको आइडिया लगेगा प्रॉपर्ली व्हाट एग्जैक्टली इट इज। लेट्स से हियर ओके, नाउ आई एम टेकिंग यू टू एन एग्जांपल सेट हियर। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, देख सकते होंगे आप लोग इमेज यहाँ पे। Are you able to see this image here? तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक एक्सेलरेशन सेंसर है, उस एक्सेलरेशन सेंसर के बेसिस पे मेरे यूजर की जो एक्टिविटीज रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। यूजर की जो एक्टिविटीज हैं वो कौन सी एक्टिविटीज हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें हमारे पास यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी आईडी और एक्टिविटी नेम डिफाइंड है और इसके बेसिस पे एक्स, वाई, जेड और एक्सेलरेशन ये 4 वेरिएबल्स हैं। तो अगर इन सबको आप देखें, इसमें से इन सब चीजों को हम वेरिएबल्स कहते हैं, यूजर आईडी, ड्यूरेशन, एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम। तो दीज ऑल आर वेरिएबल। अब इन वेरिएबल्स में सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमें डिफाइन करना होता है कि हमारे इंडिपेंडेंट कौन से होंगे और डिपेंडेंट कौन सा होगा। सो इंडिपेंडेंट का मतलब है आपके इनपुट्स क्या है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आपके इनपुट्स क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आउटपुट आप क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। सो नाउ इफ आई टेक यू बैक टू दिस एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्सेलरेशन, ये जो भी सेंसर की वैल्यूज हैं दीज विल बी इनपुट टू माय मशीन, ओके। और आउटपुट भी मैं प्रोवाइड करूंगा, वो एक्टिविटी प्रोवाइड करूंगा। एक्टिविटी वेरिएबल जो है वो मेरा आउटपुट वेरिएबल है कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि यूजर जब भी वॉक कर रहा है तो उसके मोबाइल फोन पे जो सेंसर है उस पे एक्स, वाई, जेड एक्सिस और एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज आएंगी तो उसके बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो एक्टिविटी नेम और एक्टिविटी आईडी विल बिकम द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स, वाई, जेड और एक्सेलरेशन विल बिकम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड डिपेंडिंग ऑन दिस वी आर गोइंग टू गेट अ बिजनेस लॉजिक आउट ऑफ इट। तो अगर आपको इसका डेटा सेट देखना है, मैं आपको उसका डेटा सेट दिखाता हूँ, तो दैट आपको पूरा आइडिया लग जाए। तो ये है यहाँ पे एक एग्जाम्पल डेटा सेट, ठीक है। आई होप देख पा रहे हैं आप सभी लोग डेटा सेट। इन दिस डेटा सेट यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्सेलरेशन ये 4 इनपुट वैल्यूज हैं और करस्पॉन्डिंग इनपुट वैल्यूज के लिए हमारे पास आउटपुट गिवन है, ओके। बिफोर वी प्रोसीड टू मशीन लर्निंग वी हैव दिस आउटपुट अवेलेबल कि सर्टेन यूजर्स ने अपना डेटा रिकॉर्ड किया था कि उनका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्सेलरेशन जो आ रहा था वो उनकी एक्टिविटीज रनिंग की थी या उनकी वॉकिंग की एक्टिविटीज थी, सिटिंग की एक्टिविटीज थी। इस तरीके की कई सारी एक्टिविटीज हमने यहाँ पे मशीन को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी। These are certain records which have been provided to the machine. आप देख सकते हैं रनिंग है, आइडल है, रनिंग आइडल के बाद में डिसेंडिंग स्टेयर्स करके एक एक्टिविटी है, आप लोग देख सकते हैं। डिसेंडिंग स्टेयर्स के बाद में सिटिंग करके एक एक्टिविटी है। तो ये सब प्री गिवन आउटपुट हैं और उनकी जो इनपुट वैल्यूज थी वो ऑलरेडी टेकन एंड वी हैव गिवन इट टू मशीन लर्निंग। तो इस केस में क्योंकि हमारे पास तो डिपेंडेंट वेरिएबल नोन है कि हमें सिटिंग, रनिंग और ये एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है, इसलिए हम इसे कहते हैं सुपरवाइज, क्योंकि हम इस डिपेंडेंट वेरिएबल के सुपरविजन के अंदर हम मशीन लर्निंग परफॉर्म करेंगे। अब आती है बात अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या हो रहा है?
So let me just quickly give you an example of unsupervised learning. Let's say you all watch movies today. आज आप सभी लोग मूवी देखते हैं and if I give you an example here, बहुत अच्छा एक हास्य एग्जाम्पल है मेरे पास. एक मैं आपसे मोबाइल फोन अपना शेयर कर रहा हूँ. मोबाइल फोन जैसे सो जैसे मेरे पास यहाँ पे ये है एक एप्लीकेशन है बुक माई शो. ओके, अब जैसे मान लो एक ही मूवी आ रही है. देयर आर सर्टेन मूवीज अवेलेबल इन वेरियस रीजन. जैसे मान लो मैं दिल्ली के लिए मैं मूवीज चेक कर रहा हूँ. ठीक है, सो देयर आर सर्टेन. अरे व्हाट हैपेंड? ठीक है, let's say Madhu, we are this movie is coming. There are certain movies which you can see here. Sulhaga है, स्त्री है, पटाखा है, and there are various other things. Okay, कई सारी movies हैं यहाँ पे. So movies भी हमें क्या डेटा अवेलेबल है? हमारे पास जो मूवी आने वाली है उसका डेटा चलो हमें मिल गया. मान लो कि this movie is going to come. Now what we want is इस मूवी के लिए आप यहाँ देख सकते हो around 78% recommendations हैं, around 82% recommendations हैं, around 76% recommendations हैं. तो this belongs to recommendation from all the people. ठीक है, जितने भी overall number of users ने इसे like किया dislike किया. तो ये तो एक natural tendency हो गई कि लोगों ने अपना input दे दिया और उसके बेसिस पे हमने value calculate कर ली कि around 76% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये मूवी अच्छी है. But let's say if I want कि अगर मुझे इस केस में मशीन लर्निंग करनी है और मशीन लर्निंग में मैं ये चाहता हूँ कि मान लो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. ठीक है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कहते हैं इसको. कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का मतलब ये है जिसमें आप जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, रिकमेंडेशन सिस्टम विल बी बेस्ड ऑन पीपल who are relevant to you. Okay, जैसे कि फ्रेंड, मान लो आपके फ्रेंड हैं, आप उनके साथ मैच करते हैं, आपके टेस्ट मैच करते हैं, तो अगर वो कोई मूवी रिकमेंड करते हैं तो इन दैट केस क्या होगा कि आप उस मूवी को जल्दी देखने जाओगे. मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड रेफर करना है इंस्टेड ऑफ पब्लिक रिकमेंडिंग इट, इन केस इफ यू हैव अ फ्रेंड जिनके साथ में आपका मतलब टेस्ट मैच करता है और अगर वो आपको कोई वैल्यू रिकमेंड करते हैं या कोई मूवी रिकमेंड करते हैं तो इट विल बी पॉसिबल कि आप जल्दी उस चीज को देखने जाओगे. ठीक है, इस केस में क्या होगा कि आपके पास मूवी अच्छी है या नहीं, वो रिकमेंड कर रहे हैं या नहीं, इसका प्री गिवन कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है. बिकॉज वी डोंट नो आगे फ्यूचर में कौन सी मूवी आने वाली है. ठीक है, सो इस केस में मतलब आउटपुट अवेलेबल नहीं होता कि कौन सी मूवी आने वाली है. तो डिपेंडिंग ऑन इंटरनल डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मान लो हमें ट्रस्ट फैक्टर है अपने फ्रेंड के ऊपर कि ये भी बात बोलता है वो सही बोलता है, मतलब अगर इसका रिकमेंडेशन है तो अच्छा ही होगा. ठीक है, इवन दो भी हो कि उसको भी आने वाली मूवी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन हिज प्रीवियस पार्ट, जो भी उसके प्रीवियस हमारे साथ ट्रस्ट बिल्डअप है या जो भी उसके रिलेशन है उसके बेसिस पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं and we take that recommendation and then we go for the product. तो अगर मैं आपको अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाऊं of an unsupervised learning, तो you will quickly get the complete idea कि क्यों हमारे पास उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है and how do you proceed towards unsupervised section. Okay, I'll just give you an example. So I have this movie rating recommender system here. Okay. Okay.
Coming to that, let's say अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्सनलाइजेशन कर रहे हैं. मान लीजिए रिकमेंडेशन सिस्टम क्या, मान लो आपके पास क्या था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जहाँ पे आपको पर्सनलाइजेशन करना है. आपको ग्लोबल रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, आप एक पर्सनलाइज रिकमेंडेशन चाहते हो कि आप कुछ चीज को ज्यादा पसंद कर सकते हो या आपके चांसेस है कि आप उसे ज्यादा देख सकते हो. तो उसके लिए क्या है, आई हैव अ स्मॉल डेफिनेशन हियर व्हिच यू कैन क्विकली रीड आउट विथ मी. Personalization of the user experience has been at high priority and has become the new mantra in consumer products industry. You might have observed e-commerce companies casting personalized ads for you, suggesting what to buy, which news to read, which video to watch, where, what to eat, and who you might be interested in networking, friends, professionals on social media sites. So here comes the case of recommender system. So recommender systems are the core information filtering system designed to predict the user preference and help to recommend the right items to create user-specific personalized experience. I hope this is clear. So in order to create a user-specific personalized experience, there are certain things. So यहाँ पर दो टाइप की चीजें होती हैं. एक तो होती है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, दूसरी होती है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. ये दो टेक्नोलॉजी जहाँ भी आप पढ़ोगे इसके बारे में. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या है. सो मान लीजिए कि अगर एक यूजर है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में आइटम बेस्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है. मान लो इस बंदे ने बैग खरीदा और पेंसिल और शार्पनर खरीदा. तो डिपेंडिंग ऑन हिज परचेज वी कैन आइडेंटिफाई कि यार इन आइटम से और जो सिमिलर आइटम्स हैं, ठीक है, जैसे बैग से सिमिलर कलर स्केच पेन हो गया, बुक्स हो गई, ठीक है, पेंसिल बॉक्स हो गया, इस तरीके की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि स्कूल बैग और पेंसिल और शार्पनर से सिमिलर होंगे. तो डिपेंडिंग ऑन दैट दीज विल बी रिकमेंडेड टू द यूजर. ये होता है रिकमेंडेशन सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग. दूसरी होती है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, जिसके अंदर हम सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करते हैं यूजर्स की बजाय की आइटम्स की. हम सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करते हैं कि जो यूजर आपस में कितने सिमिलर है. तो अगर यूजर 1 ने कुछ परचेज किया है और यूजर 2 यूजर 1 से मैच कर रहा है उसकी प्रोफाइल, तो ऐसा हो सकता है कि यूजर 2 भी उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है, दोनों की अगर प्रोफाइल सिमिलर है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको यूजर 1 जो है इसने पिज्जा खरीदा, पिज्जा के बाद इसने मिल्क खरीदा और इसने बर्गर खरीदा. ठीक है, ये 3 आइटम्स परचेज किए. एक दूसरा आदमी है यूजर 2, which is quite similar to user 1, and this user 2 has bought this burger as well as this pen drive. Okay? So now what recommendation systems will do? They will recommend this pen drive to user 1 and they will recommend pizza and milk to user number 2. So ये कैसे होगा रिकमेंडेशन, उसका डेटा सेट क्या है और कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो यहाँ पे मान लो आपके पास जो मैं एग्जाम्पल सेट की बात कर रहा था मूवी रेटिंग सिस्टम की. ठीक है, तो मान लो अपने कुछ यूजर्स हैं, जैसे हमारी क्लासरूम में भी 5-7 बच्चे बैठे हैं. मान लो ये सभी यूजर्स हैं, हर बंदे की इंडिविजुअल यूजर आईडी है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मूवीज रिलीज हुई है. एनाकोंडा मूवी रिलीज हुई है, एवेंजर्स रिलीज हुई, अब वॉक टू रिमेंबर कई लोगों ने देखी भी होगी. यार किसी ने देखी है तो हाथ उठवा देना. ठीक है, एवेटार, फर्स्ट 50 डेज, इंटरस्टेलर. तो यहाँ पे कई सारी मूवीज हैं. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूजर 1 ने रेटिंग दिया है इन मूवीज को. ठीक है, यूजर 1 हैज गिवन रेटिंग्स टू दीज मूवीज. यूजर 2 हैज आल्सो गिवन रेटिंग्स टू दीज मूवीज. यूजर 3 हैज आल्सो गिवन मूवीज टू दीज रेटिंग. ओके, दीज रेटिंग टू दीज मूवीज. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक ही बोलता है व्हाट वी हैव इज एक होल्ड करो. यूजर्स ने सर्टेन मूवीज को अपने अपने रेटिंग प्रोवाइड किए. ठीक है, अब मान लो अब अगर ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि एक जो अपकमिंग मूवी आ रही है, ठीक है, मान लो एक और मूवी आई जो हमारी नेक्स्ट मूवी है, जैसे कि इसमें दिखा रहा था सुई धागा, मान लो मूवी आ रही है. ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सुई धागा का रिकमेंडेशन हमें चाहिए, तो क्या वो मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए. ठीक है, तो उसका कोई आउटपुट
इनपुट तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यूजर जब तक देख भी लेंगे मूवी तब तक उसको रेट कर नहीं सकते कि वो मूवी अच्छी है या बुरी है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि जब कुछ यूजर्स देखने जाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे हाँ अच्छी है, कुछ लोग कहेंगे खराब है मूवी, ठीक है। नाउ हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि ये मूवी मुझे देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। पर्सनलाइज मेरे लिए क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए, तो इस पर्सनलाइज रिकमेंडेशन के अंदर आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, मतलब मशीन विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिपेंडिंग ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, जब हम लोगों ने यूजर 1 से लेकर यूजर 7 में सब लोग पुरानी मूवीज को रेटिंग दिया था, उस बेसिस पे आपस में हम सिमिलैरिटी चेक करेंगे कि सिमिलर यूजर्स कौन से हैं जो एक मूवी को एक जैसे रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कई सारी मूवीज के बेसिस के ऊपर, तो ये सब हमारे इनपुट्स हो गए, ठीक है, इनपुट हो गए। लेकिन इस केस में हमारे पास कोई आउटपुट नहीं है कि मूवी जो नई शोध वाला मूवी है दैट इज नॉट अवेलेबल, उसका कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि लोग उसको रिकमेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मशीन क्या करेगी, डिपेंडिंग ऑन द करंट सिमिलैरिटी प्रोफाइल, उस बेसिस पे रिकमेंड करेगा कि जो नई मूवी आई है उसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स प्रोफाइल सिमिलैरिटी बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट डिफाइंड नहीं है, सिर्फ हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और वो पैटर्न जो हम आइडेंटिफाई करते हैं या तो वो कंटेंट के ऊपर होता है या वो यूजर्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो मूवी एग्जाम्पल है इसके अंदर हमारा कंटेंट हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो हम किसी यूजर को पुरानी मूवी रिकमेंड नहीं कर सकते, नहीं जाती यार तुम डॉन देख के आओ, ठीक है, डॉन 1 देख के आओ। आज की डेट में जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस केस में हमें यूजर सिमिलैरिटी के ऊपर फोकस करना पड़ता है कि यूजर 1 कितना सिमिलर है यूजर 2 के साथ, इज दैट क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपके, जैसे ऊपर हमने एक एग्जांपल देखा था पेंसिल बॉक्स हो गया, एंड देयर वर सर्टेन अदर प्रोडक्ट्स लाइक रबर हो गए, बैग्स हो गए। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये विल ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है, दे विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द परचेज। तो इस केस पे हम लोग सिमिलैरिटी कंटेंट सिमिलैरिटी करते हैं, यानी आइटम बेस्ड सिमिलैरिटी परफॉर्म की जाती है। तो बोथ केसेस में जब आप आइटम सिमिलैरिटी करते हो या यूजर सिमिलैरिटी करते हो, उस केस में जो एग्जिस्टिंग उनकी रिकमेंडेशन है या उनकी जो रेटिंग है उस बेसिस के ऊपर हम अपना पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इक्वेशन है वो आपकी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग और सिमिलैरिटी फिल्टरिंग रखती हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनते हैं बेसिकली। सो दिस इज द थिंग कि आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सुपरवाइज्ड होते हैं, बट जब आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करते हो उसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल वेरिएबल। जो मल्टीपल वेरिएबल जैसे यहाँ पे मल्टीपल मूवीज अवेलेबल है, इन मूवीज के बेसिस पे यूजर 1 ने जो रेटिंग दिए हैं, ऐसा भी कोई अगर यूजर 2 यूजर 3 यूजर 4 मैच कर रहा है यूजर 1 के साथ में, तो हम उनको सिमिलर मान लेते हैं, ठीक है। और जब हमें सिमिलर मिल जाता है तो उसकी रिकमेंडेशन को हम मान लेते हैं कि अच्छा ये बोल रहा है तो सही है, ठीक है। दिस इज द थिंग। So that comes under the part of unsupervised, जिसमें हमारे पास कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। इस केस में हमारे पास जितने भी वेरिएबल हैं ये सब इंडिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सारे क्वेश्चन के लिए पहले हमने मैट्रिक्स बनाई, ठीक है। हमने चेक किया कि किस मूवी के लिए किस यूजर ने कौन सा रेटिंग दिया है। हमने हर यूजर से सारी मूवीज के लिए रेटिंग दिया है, यूजर 1 ने दे दी, यूजर 2 ने दे दी, यूजर 3 ने दे दी, यूजर 4 ने दे दी, सारी मूवीज के लिए रेटिंग ली, ठीक है। ये रेटिंग देने के बाद हम लोग रेटिंग का एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। इस रेटिंग का हमने एक मैट्रिक्स बनाया। अब इस मैट्रिक्स के बेसिस पे हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ठीक है। वी कॉल इट एज यूक्लिडियन डिस्टेंस। इसकी इक्वेशन विकिपीडिया पे अवेलेबल है, यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। यूक्लिडियन डिस्टेंस का मतलब ये है कि एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से जितना कम डिस्टेंस होगा वो उतनी क्लोज है, ओके। दिस इज यूज्ड टू कैप्चर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं दो वैल्यूज के बीच। तो ये जो मैट्रिक्स दिख रही है ये दिखा रही है कि वैल्यू जो इंडेक्स 0 और रो मतलब
और कॉलम 0 की जो वैल्यू जब हमने उसको अपने आप से कंपेयर किया तो उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि इसका करंट वैल्यू भी 2.5 है, अपने आप से अगर मैच करेंगे तो 0 होगा, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस 0 हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसको हम किसी दूसरी वाली से मैच करें तो उसका अराउंड 2.3 का डिफरेंस है, तीसरी वाली से मैच करें तो अराउंड 4.2 का डिफरेंस है। तो ये जो यूक्लिडियन डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं इसके बीच में हम सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं। चलो मान लो मेरे को कैलकुलेट करना है कि यूजर नंबर 8 जो है उससे कितने सिमिलर यूजर्स अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन द इनपुट वेरिएबल अवेलेबल इन द डेटा, ओके। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी हैव दैट इक्वेशन, और इक्वेशन एग्जीक्यूट करने के बाद लेट्स से वी गेट सम रिस्पांस लाइक दिस कि सिमिलर यूजर्स फॉर यूजर आईडी 8 वुड बी यूजर नंबर 5, यूजर नंबर 1 एंड यूजर नंबर 3। मान लो ऐसे कुछ यूजर्स हमें निकल के आते हैं कि यूजर आईडी 8 पे जो यूक्लिडियन डिस्टेंस के बेसिस पे जो लोग मैच कर रहे हैं वो है 5, 1 और 3, ओके, विद सम परसेंटेज कि अराउंड 84% मैच कर रहा है, 83% मैच कर रहा है, 79% मैच कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन देयर इनपुट्स जो उन्होंने मूवी रेटिंग के लिए दिए थे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर बेसिस पे फिर हम आइटम बेस्ड सिमिलैरिटी के लिए इक्वेशन लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं और मेमोरी बेसलाइन कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के लिए ये इक्वेशन होती है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद में आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है उसमें हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जब भी कोई भी यूजर, ठीक है, मूवी देखने जाएगा तो उसके मतलब प्रीवियस सिमिलर यूजर से उस मूवी का क्या रेटिंग दिया है उस चीज को हम रिकमेंड करें, ठीक है। कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल से सिमिलर मैचिंग यूजर्स हैं वो अगर किसी चीज को रिकमेंड कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप उस चीज को यूज कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, वी डोंट हैव एन आउटपुट वेरिएबल। जबकि सुपरवाइज में अगर आप देखोगे तो ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है अवेलेबल, और उसमें हमारे पास एक आउटपुट कॉलम प्री डिफाइंड होता है, उस प्री डिफाइंड वैल्यू के बेसिस पे हम मशीन को ट्रेन करते हैं और उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इक्वेशन है या क्या बिजनेस लॉजिक है, और फिर वही बिजनेस लॉजिक हम अपने कोड में लिख के प्रिडिक्टिव एप्लीकेशन बना देते हैं। जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता जिसको हम सेलेक्ट कर सकें, हमारे पास सारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और उन्हीं में आपस में हम सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द सिमिलैरिटी, तो दो फॉर्मेट की सिमिलैरिटी होती है, तो यूजर सिमिलैरिटी होती है, आइटम सिमिलैरिटी, तो उसके बेसिस पे फिर हम चीजों को रिकमेंड करते हैं। तो जब आप क्लस्टर करोगे, क्लस्टर के जो ग्राफ्स करेंगे तो ग्राफ्स में आपके डॉट आएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो जो डॉट्स क्लोजली एक दूसरे के पास अवेलेबल होंगे उनको हम ज्यादा सिमिलर मानेंगे, सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू 80%, 90% एक्यूरेसी। जो डॉट्स दूर होंगे उनको हम थोड़ा लेस सिमिलर मानेंगे। तो इस बेसिस के ऊपर फिर हम रिकमेंडेशन करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर आइटम किस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है, हमें क्या रिकमेंडेशंस करनी है या क्या प्रोग्राम लिखना है, ओके। तो ये डिफरेंसेस है आपको सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज के अंदर। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। देखो मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है समवट लाइक दिस, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पे ग्राफ है। मान लो आपके पास कुछ नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कुछ ग्रुप है, जैसे आप सभी लोगों ने कॉलेज एजुकेशन किया होगा, ठीक है, या फिर चलो मान लो क्रिकेट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मान लो टीम इंडिया है, टीम पाकिस्तान है, ठीक है, इस तरीके से मान लो कई सारी टीम्स है। अब यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के नाम है, ठीक है, जैसे जर्सी है, मान लो किसी की ब्लू कलर की जर्सी है, मान लो कुछ ऐसे प्लेयर के नाम है, विराट कोहली हो गया, ठीक है, रोहित शर्मा हो गया, उसके बाद में सचिन हो गया, मान लो धोनी हो गया, तो मैंने कुछ नाम लिख दिया, ठीक है, शोएब हो गया, उसके बाद में लगते मोइन खान, ज्यादा पाकिस्तान के प्लेयर का नाम पता नहीं, इसलिए मैं ऐसे कुछ रैंडम नेम्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो ऐसे कुछ हो गए, तो अब मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लेयर्स के नाम अवेलेबल हैं, और लेट्स से मेरे पास कुछ वो हैं, स्वागत करूंगा, मान लो ये हमारी ब्लू जर्सी की टीम हो गई, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, जैसे ये हमारे रोहित हो गया, सचिन हो गया, ये हमारे ब्लू जर्सी के हैं, ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास कुछ हैं जैसे शोएब, मोइन, वसीम,
इमरान खान, ठीक है, ये सब इस फॉर्मेट में। धोनी का छोड़ देना, ये पता नहीं ब्लू कलर से या ग्रीन कलर हो गया कंफ्यूजन, ठीक है, लेट्स से, क्योंकि धोनी को भाई कैप्टन ऐसा नहीं कर सकते हम, ना लेट्स से ये मान लो कुछ है। तो अब जब हम इसको क्लस्टर करेंगे तो होगा क्या, जब आप क्लस्टर करोगे तो जो टीम इंडिया है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक कलेक्शन आ रहा है, ऐसा कुछ लोगों की जो जर्सी मैच करें या फिर कोई भी एन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर, तो मान लो वो एक तरफ हो और जो दूसरी टीम है, जो ग्रीन टीम है मान लीजिए, तो लेट्स से उनका ऐसे एक तरफ दूसरी तरफ मान लो क्लस्टर बन रहा है, ठीक है। तो क्लस्टर का मतलब ये है कि छोटे छोटे से ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ द यूजर्स। तो यहाँ से हम ये अकाउंट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो आई है, अगर वो एक दूसरे के साथ क्लोज है, इन सब पे यूक्लिडियन डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो बहुत क्लोज है एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये लोग सिमिलर है। लेकिन अगर इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस इसके साथ अगर आप देखोगे तो काफी डिफरेंस है, ओके। तो ड्यू टू दिस हाई डिफरेंस दिस मींस ये लेस सिमिलर है, और लेस सिमिलर का मतलब कि ये एक अलग क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, ओके। तो ये एक अलग क्लस्टर है जिसमें कुछ नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो कि सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उनका यूक्लिडियन डिस्टेंस बहुत कम है, और यहाँ पे ये क्लस्टर है जो कि इंडियन यूजर क्लस्टर है। तो इस बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है हमारे डेटा के अंदर, और उस सिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर फिर आगे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। Okay, so we are continuing from here. Our stage 1 has been completed, which is known as the selection of your data, in which you have to load your data. Okay, now let's proceed to stage 2. ये stage 2 आप थोड़ा ध्यान से समझना। इस stage 2 में क्या होता है, that we have to select dependent variable and then we have to select an independent variable. अब लेट्स से क्वेश्चन और कंफ्यूजन ये आता है कि हाउ यू कैन सिलेक्ट अ डिपेंडेंट वेरिएबल और एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको अपने डेटा सेट में से किसको लेना है डिपेंडेंट वेरिएबल और आपको किसको लेना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से आप इसको एक बार थोड़ा सा थॉरोली रीड आउट करना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल द आवर्स अंडरस्कोर स्टडी। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है आवर्स अंडरस्कोर स्टडीड, और डिपेंडेंट कौन है? टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड, क्योंकि जितने नंबर्स ऑफ आवर स्टूडेंट पढ़ेगा उतने ही उसके क्या आएंगे, ग्रेड आएंगे। तो ये जो टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड है ये किस पे डिपेंडेंट करता है? आपके आवर्स अंडरस्कोर स्टडी पे। ओके, सो लेट अस से हियर आई एम गोइंग टू जनरेट अ ग्राफ फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किसको हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया और किसको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया। सो लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू इंपोर्ट अ लाइब्रेरी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब .pyplot as plt. Okay, I'm going to make a use of my matplotlib library. Here I'm going to make a use of this magic function as well, so that our graph will get generated. Matplotlib space inline. Okay, this is what you have to use, matplotlib space inline. Now here I'm going to generate a graph for my dependent variable and for my independent variable. Okay, so I'm going to make a use of my data frame, and with the help of this data frame I'm going to make a use of this plot function. Here I'm going to generate a scatter plot. So I'm going to specify my kind is scatter. Okay, I'm going to specify my x-axis and I'm going to specify my y-axis. So my x-axis will be the hours underscore study. Hours underscore study. This will be going to be my x-axis. Hours underscore study.
specify this hours underscore studied within a single quotes. ओके यहाँ पे लेट्स से y मैं ले रहा हूँ अपना टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड. So x here is my independent variable and y will going to be my dependent variable. यहाँ पर मैं एक और एट्रीब्यूट का यूज कर रहा हूँ, लेट्स से टाइटल. ओके आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ टाइटल. हम यहाँ पे एक टाइटल भी सेट कर देते हैं और टाइटल लेट्स से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया आपका ग्रेड वर्सेस आवर. या लेट्स से आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका ग्रेड वर्सेस आवर. This is going to be the title of my graph. Okay, you can just simply run this cell. मैं इसको एक बार एक लाइन के अंदर कर देता हूँ. Okay, I'm going to run my cell. तो यहाँ पे लेट्स आप एक बार एज इट इज लिख देना आवर्स अंडरस्कोर स्टडीड एंड योर ग्राफ विल गेट जनरेटेड. बाय डिफॉल्ट हमको मिलता है एक लाइन ग्राफ, बट मैंने यहाँ पर क्या यूज किया आपका स्कैटर. तो यहाँ पे जो पढ़े लेट्स से यहाँ पर आपको इस तरीके का एक बार बन जाएगा एक स्कैटर ग्राफ. तो आप यहाँ पे इस पर एनालाइज कर सकते हो. जो 2 आवर पढ़ा उसके लेट्स से 57 है, जो 3 आवर पढ़ा उसके 60-70 के बीच में वेरी कर रहा है ये. Okay, now thereafter I am going to make a use of a correlation. Okay, यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा पर correlation का. So correlation, what will this do? This will going to give you dependent variable with respect to independent variable कि कितना आपस में correlated है dependent variable आपका with respect to independent variable. So here I am going to make a use of df dot correlation and you will going to get an output like this. आपको एक बार कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मिल जाएगा 0.987797 करके. कोरिलेशन से आपको क्या पता लगेगा, लेट मी जस्ट शो यू. तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी हैव जनरेटेड अ सिंपल स्कैटर प्लॉट with hours underscore studied on the x-axis and the test grades on the y-axis. It shows that the grade gradually increases with the increase in hour studied. यहाँ पर आप ये ग्राफ एक बार देख सकते हो. ओके, तो जैसे ही आपका ग्रेड बढ़ेगा आपका आवर्स अंडरस्कोर स्टडीड में भी इंक्रीज एक नजर आएगा. दिस implies that there is a linear relationship between the two variables. Further, performing the correlation analysis show that there is 98% positive relation between the two variable, which means there is 98% chance that any change in study hours will lead to a change in grade. So with the help of this correlation, you can find out how your dependent variable is correlated with respect to your independent variable. कि कितने आपस में ये correlated है. तो यहाँ पर आपका correlation है around 98%. तो 98% correlated है, मीन्स आपस में एक दूसरे की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगी. तो यहाँ पर आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो कि जैसे ही आपका आवर्स अंडरस्कोर स्टडीड बढ़ेगा आपका ग्रेडिंग सिस्टम भी बढ़ेगा. तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि दीज आर हाईली कोरिलेटेड. देन यहाँ पर आपके पास एक एक्यूरेसी रेट आ जाएगा 0.9877 करके. यू जस्ट हैव टू टाइप प्रिंट df डॉट कोरिलेशन. सो स्टेज 2 में आपको सिलेक्शन करना होता है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड स्टेज 3. स्टेज 3. स्टेज 3 को बोला जाता है प्री प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग. In this stage, you can remove the anomalies from your data set. Let's say किस तरीके की anomalies आप remove कर सकते हो. You can remove missing values. आप missing values हटा सकते हो अपने data set में से. Okay? You can convert categorical data. अभी categorical data कौन सा होता है आपका binary, true या false, yes या no. You can convert this categorical data to numeric. ये सब प्रोसेसेस आप कर सकते हो अपनी स्टेज 3 में. इन दिस डेटा सेट यू कैन सी दैट वी हैव वन कैटेगोरिकल डेटा
और ये आपको नजर आ रहा होगा आपको स्टेटस फेल फेल पास पास ये you can convert this categorical data into a numeric fields using your stage 3. सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये वाला रिमूविंग ऑफ अ मिसिंग वैल्यूज। इसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो भी आपका डेटा सेट है, ठीक है, लेट मी शो यू। ये जो मेरा डेटा सेट है ग्रेड सेट 1, इसके अंदर से लेट्स से मैं कुछ वैल्यूज अभी डिलीट कर देता हूँ। सो लेट्स से मैंने इस पर इसको डिलीट कर दिया, ओके, और लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर जब इस डेटा सेट को लोड करूँगा, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास NaN। NaN का मतलब क्या होता है? नॉट अ नंबर। तो बहुत सारे सिनेरियोज आपके पास ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर आपको क्या मिलेंगी? मिसिंग वैल्यूज। सो इस डेटा सेट को ट्रेनिंग कराने से पहले आपको वो सारी एनोमलीज क्या करनी होती है? हटानी पड़ती है। तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव। इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं। सो लेट इस सेव कराने के बाद मैं एक बार इसको दोबारा से रीड करा रहा हूँ। तो आप इसी वाले स्टेटमेंट को एक बार जस्ट कॉपी कर लो। मैं इस डेटा सेट को एक बार दोबारा रीड करा रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस डेटा। So now here you can see that we are getting some NaN and NaN values. ये अब आपकी मशीन पे अगर आप इसी वाली वैल्यूज की को लेकर अगर प्रोसीड कर जाते हो टेस्टिंग और ट्रेनिंग की तरफ, तो यहाँ पर यू विल गोइंग टू गेट इन एरर्स। वहाँ पर आपके पास एक एरर्स आएंगे। तो आपको करना क्या होता है? दो तरीके होते हैं कि या तो आप इन मिसिंग वैल्यूज को हटा दो, या आप इन मिसिंग वैल्यूज को पर्टिकुलर कॉलम का मीन मीडियन फाइंड आउट करके रिप्लेस करा सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले आज एक बेसिक तरीका बताता हूँ कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ पर भी मेरे को मिसिंग वैल्यूज मिलेंगी मैं इनको रिमूव करा देता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरी मिसिंग वैल्यूज होंगी वो कॉलम्स यहाँ से ड्रॉप हो जाएंगे। इसके लिए आपके पास एक है ना मेथड होता है और उसका नेम होता है आपका ड्रॉप NaN। बट दिस फंक्शन विल डू, दिस विल गोइंग टू ड्रॉप ऑल योर NaN वैल्यूज। इसका नेम होता है आपका ड्रॉप NaN। तो इसका लेट से मैं यूज कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। यू कैन चेक whether your data has null values or not। आप सबसे पहले ये भी चेक कर सकते हो कि आपके डेटा सेट के अंदर कोई वैल्यू नल वैल्यू है भी या नहीं। इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ यूज ऑफ फंक्शन नेम्ड एज isNull। ओके, स्क्रॉल अप करो। आप यहाँ से सबसे पहले डेटा सेट में से ये दो वैल्यूज डिलीट कर देना और फिर आप एक बार रीड कराना, वरना चेंजेस नजर नहीं आएंगे। सो लेट्स से जब आप इस सेल को एक बार रन करोगे तो जहां पर भी आपको ट्रू वैल्यू नजर आएंगे वहां पर आप समझ जाना दैट वी आर हैविंग सम NaN वैल्यूज। बाकी जगह आपको फॉल्स फॉल्स नजर आएगा, बट जहां पर आपको ट्रू नजर आएगा मींस कि इन दिस सेल वी आर हैविंग अ नॉट ए नंबर वैल्यू। NaN वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज you can remove the null values. How? Let's say here I am going to remove null values। और ये null values आप किस तरीके से हटा सकते हो? Using a function named as drop NaN। Okay, so now here I am going to make a use of my drop NaN। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो df dot drop NaN का, df dot drop NaN का। This function will going to remove all your NaN values। So, जैसे इसके बाद मैं अपने सेल को करूंगा रन, ओके, तो यहाँ पर आपको वो नल वैल्यूज नजर नहीं आएंगी, NaN वाली वैल्यूज। वो NaN वैल्यू डिलीट करते हैं। कैसे? यहाँ पर आपको 0 1 3 नजर आ रहा है सीधा, क्योंकि 2 पे मेरे पास क्या था? एक वैल्यू थी मिसिंग वैल्यू, तो वो उसको क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू सेव दिस चेंजेस। अब आपको करना क्या होगा? जस्ट सेव दिस चेंजेस अगेन ऑन अ वेरिएबल नेम्ड एज df और आप इस सेल को एक बार रीरन करा देना। तो अब मेरे df में क्या है? कोई भी नल वैल्यू नहीं है। df के अंदर सिर्फ वो वाली वैल्यूज है जिनके अंदर डेटा एग्जिस्ट करता है। तो ये होता है आपका स्टेज नंबर 3, प्री प्रोसेसिंग। आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में मैंने बताया था कि कैटेगोरिकल डेटा कौन कौन से होते हैं।
विच आर अवर नॉन न्यूमेरिकल डेटा. वो स्ट्रिंग हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वो बूलियन हो सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज लेट्स आई वांट टू कन्वर्ट दिस स्टेटस इनटू अ न्यूमेरिक वन. तो ये मेरा कैटेगोरिकल डेटा है, इसको कन्वर्ट करा लेते हैं बाइनरी में. इसके लिए आप एक ना कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, और लेट्स उसका नेम होता है आपका लेबल बाइनराइजर. ओके, लेट मी जस्ट शो यू. हियर वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस लेबल बाइनराइजर. What this label binarizer will do, this will going to convert your categorical data into the numeric one. इसके लिए सबसे पहले आपको ये इंपोर्ट कराना पड़ेगा scientificlearn.preprocessing, and from this library you will going to get this label binarizer. Okay, तो चलो पहले ये कर लेते हैं. So now in our next cell we are going to make a use of this label binarizer. Let me just make a use of this label binarizer. इसके लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ेगा. इंपोर्ट sklearn.preprocessing और लेट्स से आप इसका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लो. मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ एज pp. इंपोर्ट दिस मॉड्यूल sklearn.preprocessing as pp, and with the help of this pp object you can make a use of this label binarizer. तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ pp dot label binarizer. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट लेना label binarizer. यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहा हूँ. लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ lb. अब यहाँ पे लेट्स से मैं एक स्टेप यूज कर, लेट्स से मैंने यहाँ पे यूज किया प्रिंट बिफोर कन्वर्जन. लेट्स से मैं आपको आपका डेटा दिखाता हूँ पहले बिफोर कन्वर्जन, और यहाँ पे लेट्स से मैं इसको कंकैटिनेट कराता हूँ df बिफोर कन्वर्जन. जस्ट रन दिस सेल. आपका ये मॉड्यूल इंपोर्ट कराएगा, लेबल बाइनराइजर कराएगा, और आपको एक बार डेटा दिखा देगा बिफोर कन्वर्जन. एक से मैं यहाँ पर एक बार स्लैश एन यूज कर लेता हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू रीरन दिस सेल. तो बिफोर कन्वर्जन अभी मेरा डेटा इस तरीके से आवर्स अंडरस्कोर स्टडीड है, टेस्ट ग्रेड है, स्टेटस है, और ये रिजल्ट है. तो लेटेस्ट अभी चैट सेक्शन में बच्चे पूछ रहे हैं कि कैटेगोरिकल डेटा की बाइनरी में कन्वर्जन क्यों करानी पड़ती है कभी कभी. लेटेस्ट से अगर आपको मैंने बोला कि स्टेटस में से मुझे मैक्सिमम बताओ या मिनिमम बताओ, रिजल्ट में हो सकता है. सो लेटेस्ट से मैंने आपको बोला कि स्टेटस में से मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम आप फाइंड आउट करके दो. नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सब क्या होते हैं आपके मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनके लिए आपका डेटा होना चाहिए हैज़ टू बी अ न्यूमेरिकल फीचर. लेट्स से मीन निकालो, नॉट पॉसिबल. मोड निकालो, नॉट पॉसिबल. स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉट पॉसिबल. तो कभी कभी क्या होता है कि आपका ऐसा कुछ कैटेगरी वाले डेटा जिसके अंदर आपको कन्वर्ट करना होता है, किसके अंदर, कैटेगरी का डेटा को हमको कन्वर्ट कराना पड़ जाता है न्यूमेरिक फीचर के अंदर. कभी कभी कुछ डेटा सेट के अकॉर्डिंग कोई भी नीड आ सकती है, तो वो कन्वर्जन आप कैसे करा सकते हो, यूजिंग लेबल बाइनराइजर. ओके, सो लेबल बाइनराइजेशन अब इस टेक्सचुअल फॉर्मेट को हटा देगा किसके अंदर, एक न्यूमेरिकल के अंदर. कैसे करेगा, लेट मी शो. लेट्स से मेरे को इस स्टेटस वाले को चेंज करना है, तो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ. Here I am going to make a use of this label LB, and here I am going to make a use of fit underscore transform. Okay, और यहाँ पर लेटेस्ट से आप क्या स्पेसिफाई करा दो उस वाले कॉलम का नेम जो आपको चेंज करना है. लेट्स आई वांट टू चेंज दिस डेटा फ्रेम स्टेटस, इसको मेरे को चेंज करना है. Save this information again on a variable. Let's say मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ df डॉट स्टेटस. तो अब आपके स्टेटस की वैल्यू ये
कैटेगरिकल नहीं रहेगी, अब आपकी बाइनरी में हो जाएगी 0 और 1 के फॉर्मेट में. So what this fit underscore transform will do, this will going to convert these value either in a form of 0 and 1. ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, चेक करता है कि अगर ट्रू वैल्यू है तो उसको 1 में, फॉल्स वैल्यू तो उसको 0. ठीक है, तो यहाँ पर लेट मी जस्ट शो यू. अब यहाँ पर अगेन आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस df, जस्ट रन दिस सेल. यहाँ पर आपका एक वार्निंग आएगी, आने देना, और नीचे की तरफ आपको ये स्टेटस वैल्यू चेंज नजर होकर आ जाएगी. ये वैल्यूज आपको चेंज होकर नजर आएंगे. तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर इतना ही कर रहे हैं. इसके कल नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन ऑन टू दिस, जिसके अंदर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे नॉर्मलाइजेशन का. ठीक है, फिटिंग कैसे किया जाता है, आपके मॉडल को ट्रेन कैसे किया जाता है, और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आप किस तरीके से करोगे. तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रिप्ट को एक बार सेव कर देना. इसी के आगे हम कल कंटिन्यूएशन में करेंगे. ओके, इसी के आगे हमारा कंटिन्यूएशन में रहेगा आपका लीनियर रिग्रेशन.